जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात नहीं करता हो, उन्हें हम नेता नहीं मान सकते हैं। और जहां तक बीजेपी का सवाल उठता है, ये मनुवादियों की सरकार है। क्यों जब वो धर्म परिवर्तन करने जाते हैं तो फिर उनको रोका जाता है? जो वो प्रलोभन दे रहे हैं, जो वो पैसा दे रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं देके उनको रोक देते कि भैया जो तुमको वहां मिल रहा है यहीं ले लो? कुछ लोग वैसे हैं, जहाँ तक सरकार या उसके जो उस धर्म से जुड़े लोग हैं वहाँ तक उनको जानकारी नहीं थी। जहाँ जहाँ ऐसी होती है वे लोग उस जगह पर पहुँचते हैं, प्रयास करते हैं कि फिर बाद में उनको समझाया जा सके। ईसाइयत का आप विरोध नहीं कर सकते हैं। जिसको आपने आदिवासियों की और दलित बस्ती समझकर दूर रखा, उसी आदिवासी और दलित बस्ती रांची को ईसाई मिशनरियों ने उस अखंड बिहार का सबसे शिक्षित राज्य बना दिया। अभी बिहार में SIR का काम चल रहा है, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। हमारे मुस्लिम भाई के लिए उसमें अलग फॉर्म भरना होता है क्या? हमारे हिंदू भाई के लिए अलग फॉर्म भरना होता है क्या? सबके लिए एक ही फॉर्म है। देखिए यहाँ अब्दुल कासिम है, उसी इपिक को मैं फिर से दिखा रहा हूँ। उसी इपिक में यहाँ देखिए नमिता देवी, पिता मोहम्मद जमाल। ये कैसे हुआ, किसकी गलती है? घर घर जाता है वोट मांगने के, लेकिन वोटर लिस्ट में कैसे छूट रहा है, कैसे इन लोग को जोड़ना है, इसके बारे में सुझाव देने के लिए बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता नहीं गया। नहीं, अभी ये हंसा हम कटियारे का बात कर रहे हैं, जबकि उसी वोट डाल के हमने उनको जिताए हैं, और अभी कहता है कि वो वोटिंग वो गलत है। ये गलती तो तेजस्वी जी से भी हुई ना। हाँ, तो क्यों आरोप बनाया गया? नोटिस इलेक्शन कमीशन के द्वारा विजय सिन्हा को भी गया है, जैसे तेजस्वी को गया। किसानों को लेकर कुछ क्या आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? सबसे बड़ी आबादी किसानों की है देश में। 70% किसान हमारे देश में है, राज्य में। और हम जल से, बाढ़ से प्रभाव होते हैं, प्रकृति आपदा से बर्बाद होते हैं। उसके लिए कोई कानून बना कि तूफान आया, हमारा फसल दह गया, हमारा मवेशी दह गया। जब देश की सुरक्षा के लिए राफेल खरीदा जा सकता है, तो क्या देश की आबादी के लिए हम कानून नहीं बना सकते? तो आप कुछ कहना चाहते हैं? हम राजा प्रखंड देश जी बताइए। वो कहीं नहीं दे रहे, हम सवाल कीजिएगा तो हम करेंगे। नहीं, तो जैसा उन्होंने कहा कि जो जंगल राज वाली बात, मेरा सवाल ये था कि जैसे उन्होंने कहा कि प्रखंड, चलिए मान लिया कि लालू प्रसाद यादव ने प्रखंड लाया, लेकिन आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके प्रखंड कार्यालय की है वो पिछले 10 या 15 सालों में बनी है, वो 70 सालों में क्यों नहीं देखने को मिली? 70 सालों में जब आजादी के बाद जो हालात थी देश की इतनी जटिल थी, तभी लोगों को खाने की समस्या थी, चलने फिरने की समस्या थी, कपड़े की समस्या थी। एयरपोर्ट बनाया गया, स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, पोलियो का टीका के लिए बनाया गया, तरह तरह की केंद्र सरकार की योजना। तभी आम जनों लोगों के लिए जैसे अमीरी और गरीबी पर चर्चा किया गया, जिसमें से गरीब वर्ग के लिए जमीन का बंटवारा किया गया, लोगों के लिए लाल कार्ड बनाया गया, भूदान जमीन दिया गया, जिससे लोग गरीबों को जो खाने के लिए नहीं मिलती है, जो अभी भी बंधुआ मजदूर तरह काम करते हैं, वो दूरी को कम करने का काम किया गया। और वो लगातार, इसलिए 70 साल लग गए। 70 साल नहीं लगा, बीच में 2090 के आसपास में भी बीजेपी की सरकार थी। ये कहीं नहीं बोलते हैं कि 2014 से पहले भी बीजेपी की सरकार थी, केंद्र सरकार थी। अभी भी वर्तमान में केंद्र सरकार है। और अभी पहले कुछ देर उन्होंने तो बना के दिखा दिया, उन्होंने बना के दिया। आपके सहमत है कि नहीं है? आपका पूरा नाम? संतोष कुमार ठाकुर। आप कौन सी पार्टी से? बीजेपी बूथ अध्यक्ष। तो ये कह रहे हैं कि बीच में आई पार्टी और उन्होंने वो बनाया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं आ रहा था तो मैं पहली बार हसनगंज प्रखंड आया हूँ और मैंने देखा कि ये कार्यालय बना हुआ है इस तरह का। तो क्या मानते हैं कि ये अचीवमेंट है आपके लिए? जी अचीवमेंट है। चलिए, और कोई राजद से हैं हमारे साथ? कांग्रेस से हैं आप? आरजेडी से हैं। तो चलिए आप यही बता दीजिए मेरा सवाल कि जो वो कह रहे हैं कि 70 साल में बीच में बीजेपी भी आई, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो समय मिला 70 साल का जो समय था उसमें आपको नहीं लगता कि एक डेवलपमेंट होनी चाहिए? क्योंकि बीच में उन पे चारा चोर का भी आरोप लग गया, चारा घोटाले का आरोप, उसमें वो चले भी गए। अब सवाल ये भी है कि लोग विश्वास कैसे करें, क्योंकि वो कहते हैं कि नौवीं फेल है, इसलिए हम उनको कैसे मान ले मुख्यमंत्री अपना? आप मानेंगे? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब जनता जो जनता को साथ लेकर चले वही नेता है। और लोकतंत्र में एजुकेशन मायने नहीं रखता है। जो सबकी बातों को सुने, समस्याओं को सुने,
वो है। एक आईएएस ऑफिसर अगर उनको गुमराह करेगा तब तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे। आईएएस ऑफिसर का जहां तक सवाल उठता है सर, ही इज ए सर्वेंट ऑफ लीडर। आज हम जनता जिनको चुनेंगे वो हमारा नेता है, वो हमारा मालिक है, वो उनके अधीन है, अधीन है। हम आईएएस ऑफिसर आपके अधीन नहीं करते हैं, हम विरोध नहीं करते। आईएएस ऑफिसर आपके नौकर हैं पार्टी के नेताओं के? बिल्कुल, जो जनता के नौकर नहीं है। हाँ, जनताओं के तो है ही, वो सरकार के भी हैं। सरकार के है तो जनताओं का है। इस लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अब रही बात की विकास का, जिनकी भी सरकारें होगी, जो फंड आएगा उस मुताबिक विकास होगा, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेता वो है जो सबों को लेकर के चले। नेता वो है, पार्टी वो है जिनके अंदर में भेदभाव नहीं हो, जो समता स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय की बात करता हो। जो समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय की बात नहीं करता हो, उन्हें हम नेता नहीं मान सकते हैं। और जहां तक बीजेपी का सवाल उठता है, ये मनुवादियों की सरकार है, इनके अंदर में समता बंधुता और न्याय की बात नहीं है। ये गोलवलकर और सावरकर के रास्ते पे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे साथ एक, अब चूंकि सवाल मैं बहुत समय नहीं दे सकता, जल्दी चलिए आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। गोलवलकर ने अपने बुक में लिखा वी एंड, थोड़ा जल्दी करिएगा, बहुत जल्दी कर रहे हैं। वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड। उन्होंने कहा है कि जब भी सत्ता हाथ में आवे तो सरकारी संपत्ति और राज्य की संपत्ति को अपने कब्जे में करके 95% लोगों को गरीब बना दो, भिखारी बना दो और 7 जन्मों तक शासन करो। और गोलवलकर ने, ये आरजेडी का मैनिफेस्टो वही हुआ है? नो सर, आरजेडी का वो मैनिफेस्टो क्यों होगा? उन्होंने कहा है कि दलितों और मुसलमानों और आदिवासियों को अगर अधिकार मिले तो मुझे ये आजादी नहीं चाहिए। ये गोलवलकर ने कहा है। ये मनुवादियों की यही सोच है। अभी हाल फिलहाल में टीवी टावर के पास में जो घटनाएं घटित हुई, उसमें यानी कि तारकिशोर जी जो वर्तमान विधायक है, पूर्व डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि ये विदेशी ताकत जो है हमारे देश की यानी विकास को और एकता को यानी कि वो खंडित करना चाहता है। जबकि भारत का संविधान का आर्टिकल 25 और 28 ये कहता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। बौद्ध ने अपना धर्म का प्रचार किया, ईसाई ने किया, हमारे प्रोफेट हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने किया, जिनको अच्छा लगा उन्होंने किया। लेकिन ये मनुवादी ये सोचता है कि हमारे अधीन रहे, ये शूद्र और अछूत बन करके रहे और हम शासन करें, ये गुलाम बन करके रहे। ये नहीं चाहते कि यहाँ का जो मूल निवासी है SC ST OBC उनको आजादी मिले। चलिए अब आपका समय थोड़ा मैं समाप्त करता हूं, लेकिन एक जो मुद्दा आ गया धर्मांतरण का। अब मेरा सवाल है, मैं बीजेपी के, मैं चाहूंगा एक बार प्लीज हाथ एक बार उठा दे, बीजेपी के कौन कौन है यहाँ पे। चलिए मैं बीजेपी से सवाल करता हूं। आप बीजेपी से हैं? एक चीज बताइए, 15 साल, आइए थोड़ा खड़े हो जाए ना प्लीज। न्यूट्रल बॉडी हैं आप, चलिए तो फिर न्यूट्रल बॉडी से ही एक सवाल कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम कुमार। प्रेम भाई एक बात बताइए, हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है? खतरे में तो नहीं है। फिर ये धर्मांतरण नहीं, हमेशा जब सुनता हूं मैं, मार्केट में जाता हूं तो लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है। बीजेपी पे भी आरोप लगते रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है हिंदू खतरे में? मैंने तो नहीं कहा, लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया मैंने सुना है, उसी प्रकार हम लोगों ने भी जिस प्रकार सुना है। आपने कि नहीं सुना? जी मैंने भी जहाँ का देखा है कि कुछ जगह का डेमोग्राफी चेंज हुआ है और कई लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस देश में जो हिंदू बहुसंख्यक है वो यहाँ रह रहे हैं, उनकी आबादी दिन प्रतिदिन उनका घटता जा रहा है, उसका जो रेशियो है, और दूसरे धर्मों का बढ़ता जा रहा था। कहीं न कहीं उसको लोभ प्रलोभन दे रहा है। जिस प्रकार से कटिहार की जो घटना के बारे में हमारे श्रीमान जी ने जिक्र किया, वहाँ की घटना के संदर्भ में जो हिंदूवादी संगठन वहाँ पहुँचे, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा धर्मांतरण किसी को भाला फुसला कर दिया जाए। जिस प्रकार ईसाई मिशनरी ने शिक्षा के माध्यम से आज गांव-गांव में मिशनरी स्कूल खोल करके उन्हें लालच दे करके बकरी कपड़ा वगैरह अच्छे भोजन दे करके उनको, विशेषकर आदिवासी समुदाय को धर्मांतरण। मैं यहाँ रोकूंगा आपको। आपने कहा एक बात कि प्रलोभन देके, गरीब समुदाय को प्रलोभन देके। मुझे एक बात बताइए कि अगर गरीब प्रलोभन लोगों को प्रलोभन देके बनाया जा रहा है, तो क्यों नहीं भाजपा के लोग या उनकी सरकार में बैठे लोग उनको वो प्रलोभन वही दे दें और उनको वो चीज दे के उनका धर्म परिवर्तन करने से रोक दें? क्यों जब वो धर्म परिवर्तन करने जाते हैं तो फिर उनको रोका जाता है? मेरा सवाल आप समझ रहे हैं? सरकार उनके वो प्रलोभन दे रहे हैं, जो वो पैसा दे रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं देके उनको रोक देते कि भैया जो तुमको वहां मिल रहा है यहीं ले लो? कुछ लोग वैसे हैं जहां तक सरकार या उसके जो उस धर्म से जुड़े लोग हैं वहां तक उनको जानकारी नहीं थी। जहां जहां ऐसी होती है वे लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, प्रयास करते हैं कि फिर बाद में उनको समझाया जा सके।
उस समय जब समस्या आएगी तो समाधान तभी निकलेगा। समस्या आएगी तो समाधान तभी निकलेगा। चलिए हमारे साथ एलजेपी से भी हैं संजीव जी। मैं अब जन स्वराज पार्टी से हूँ। अच्छा, आप जन स्वराज से हैं, माफ कीजिएगा, जन स्वराज से। जी बताइए। इनका कहना है कि धर्मांतरण कर जो प्रक्रिया चल रहा है, तो सबसे पहली बात तो हम बीजेपी वालों से यह पूछना चाहेंगे कि धर्मांतरण से संबंधित आपके पास क्या एविडेंस है, नंबर एक। दूसरी बात जो आप दूसरी बात जो ईसाई मिशनरीज का जो आप विरोध कर रहे हैं, आज बिहार जब एकजुट था तो बिहार का सबसे पहला शिक्षित राज्य रांची था, और रांची जिसको आपने आदिवासियों की और दलित बस्ती समझकर दूर रखा, उसी आदिवासी और दलित बस्ती रांची को ईसाई मिशनरियों ने उस अखंड बिहार का सबसे शिक्षित राज्य बना दिया। और आप ईसाइयत का आप विरोध नहीं कर सकते हैं, आप अपने मजहब में फैले कुरीतियों का विरोध करें। चलिए हम करते हैं और भी बात और लोगों से। मैं चाहूंगा, अंकल हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। अंकल एक बात बताइए, कह रहे हैं कि धर्मांतरण वाली बात आई, आप कितना सहमत हैं उनसे? हम तो इसमें सहमत नहीं है। धर्मांतर तो जो है कि अपना अपना इच्छा की बात है, स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी, एकदम स्वतंत्र है। और स्वतंत्र रहने के कारण जो है कि जिनको जहां जाने का है वह जाएगा, अपना जो रहने का है तो वो रहेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी ये हम लोग को संविधान में ये दिया है, ये अधिकार। जी जी। फिर ये अधिकार के साथ क्यों खेला जा रहा है सर? देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस देश में बंटवारे की नीति को कांग्रेस ने लाया। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 के बाद पाकिस्तान किसने बनाया? वहां धर्म की बात बीजेपी करने के लिए तो उस समय नहीं था। फिर उन्होंने कैसे देश को बांटा? धर्म के आधार पर। उस समय कौन सी बीजेपी थी वहां? अभी हमारे भाई साहब आरजेडी वाले बोल रहे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास चाहती है। वो किसी धर्म को न बांटना चाहती है। मैं सभी यहाँ भाइयों से पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का हो वो या राज्य सरकार का हो, जो भी योजना है, जो भी लाभ है, क्या हमारे मुस्लिम भाई को वो अलग से मिलता है? उसके लिए कोई अलग कानून है? आज खाद्य पदार्थ जो हमारी सरकार दे रही है, राशन, क्या हमारे मुसलमान भाई के लिए उसमें अलग से नियम लगा दिया है? अभी बिहार में एसआईआर का काम चल रहा है, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। हमारे मुस्लिम भाई के लिए उसमें अलग फॉर्म भरना होता है क्या? हमारे हिंदू भाई के लिए अलग फॉर्म भरना होता है क्या? सबके लिए एक ही फॉर्म है। चलिए जवाब मिल गया। अब आपने एसआईआर की चर्चा की, इसीलिए मैं आता हूं। अब आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। अब एसआईआर की चर्चा की, तो ये बताइए चाचा, आपको बीएलओ के पास जाना पड़ा अपने कागज को लेकर? जी गए आपको कठिनाई हुई? बोलिए चाचा, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या बीएलओ के पास गए आप? वो अपने घर आके करके गया, घर आके करके गए बीएलओ? हम लोग को जाना पड़ा। आपको चाचा जाना पड़ा बीएलओ के पास? घर पर आके किया। घर पे आपको जाना पड़ा? जी मुझे जाना पड़ा। मुझे जाना पड़ा आपको। मेरा सवाल अब ये है कि नोटबंदी होता है, एसआईआर होता है, मैं आ रहा हूं सर, सवाल तो सुन लीजिए। बार पहले सर हमरा कहना, जब भी आप किसी से अदर पब्लिक से सवाल करने के बाद डायरेक्ट आप प्रखंड अध्यक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब पूछ रहे हैं। मैं भी प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन हो रहा हूँ, आपसे सवाल का जवाब हमसे भी क्यों नहीं मांगा जा रहा है? मैं तो उनसे जो सवाल ले रहा हूँ, फिर जनता से लेकर, भाई तो उनकी सरकार है इसलिए उनसे सवाल कर रहे हैं। यही तो पूछना है उनसे कि वो कैसे अपनी बात को रख रहे हैं। और भी असर देना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे उनसे जो पूछ रहा हूं, आप अगर उनसे सहमत नहीं होंगे तो आप बोलेंगे ना, मैं दूंगा तो मौका आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने एसआईआर के ऊपर, आप लोगों ने एसआईआर के ऊपर आरोप लगाए हैं लोगों पर कि जो पक्ष की पार्टी है कि वहां पे ये हो रहा है, नाम वगैरह इधर उधर हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहा है। पहले तो तेजस्वी के ऊपर आरोप लगा, फिर इन लोगों ने। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको नहीं लगता कि नोटबंदी जब हुआ तो नोटबंदी में लोग सड़क पर आ गए, एसआईआर में लोग सड़क पर आ गए, क्या आप इसको उस तरह से देखते हैं कि कोई भी नेता जो है सड़क पर नहीं आया? देखिए, आप जो बोलें कि एसआईआर के बारे में, नोटबंदी के बारे में, नोटबंदी बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया, ब्लैक मनी
बंद हो जाएगी। नोटबंदी करने से जितना ब्लैक मनी है, विदेश में छुपा हुआ है पैसा, वो पैसा को हम लेके आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जवाब दे आज तक कि नोटबंदी बंद होने के बाद सारा रिजर्व बैंक के द्वारा बताया गया कि सारा पैसा जमा हो गया, तो ब्लैक मनी कहां रह गया? ब्लैक मनी के बारे में कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया। कितना आदमी, बूढ़ा बुजुर्ग, महिला लाइन में जमा होकर वो अपना जिंदगी गंवार दी। और तो और पूंजीपति लोग काफी आगे बढ़ गए, पैसा ट्रांसफर करके, अपना मनी ट्रेसिंग करके। अब हम इसमें नहीं जाते हैं, एसआर के बारे में बोल रहे हैं। सरकार जहां जहां तकलीफ रहेगी वो अपना मुद्दा उठाने के लिए कहां जाएगी? विपक्ष में रहकर कहां जाएगी? सड़क में उतरेगी ना, विरोध करेगी ना। वोटर पुनरीक्षण के बारे में आप जानकारी बोलना चाहते हैं? वोटर पुनरीक्षण के बारे में बीजेपी कार्यकर्ता, अपने उनकी सरकार है तो वो कहां कहां शिविर लगाकर अपने क्षेत्र में बेलों के माध्यम से कितने जगह बैठ के किए हैं अपने ग्रामीण में? कहीं नहीं। और वोट से अत्यंत एसटी एससी लोग, ओबीसी लोग पिछड़ जाते हैं, शिक्षा का कमी है, बेरोजगार आते हैं तो वो लोग खुद अपना दस्तावेज जमा नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि वो कहाँ गए नहीं गए इसके बारे में बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाता है वोट मांगने के लिए, लेकिन वोटर लिस्ट में कैसे छूट रहा है, कैसे इन लोग को जोड़ना है, इसके बारे में सुझाव देने के लिए बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता नहीं गया। चलिए आप जवाब दे दीजिए मुझे, एसआईआर को लेकर जो, एक मिनट रुक जाइए, एसआईआर को लेकर, देख लीजिए, एसआई पर ईपिक नंबर है XRZO 65, है ना, 65-23-62। अब देखिए यहाँ अब्दुल कासिम है। उसी ईपिक को मैं फिर से दिखा रहा हूँ। उसी ईपिक में यहाँ देखिए नमिता देवी, पिता मोहम्मद जमाल। ये कैसे हुआ? किसकी गलती है? किसकी गलती है? ये इसके लिए आपको भटकना पड़ेगा। इसके लिए अब नमिता देवी नाम कहां से लेके आएगा वो मोहम्मद कासिम, जो पिता का नाम सेम है, मोहम्मद जमाल है। चलिए ये कह रहे हैं कि एक ही नाम एपिक पे दो नाम चढ़ जा रहे हैं, यही पॉइंट है ना? तो ये जो जैसे बात है ना कि इतना 10 साल पहले मान लीजिए कोई आदमी का नाम नहीं छूट रहा था, यानी कुछ नहीं हो रहा था। अभी बीजेपी वाला कह रहा है कि घर घर उनका नाम जोड़िए, ये तो 10 साल पहले फिर कहाँ गया था कि बीजेपी वाला क्यों ना नाम जोड़ा? और अभी मान लीजिए उसी वोट से, अभी मान लीजिए विधायक बन के है और उसी वोट से वो जीते हैं, प्रधानमंत्री बने, वर्तमान विधायक बने हुए हैं। तो नहीं, अभी ये हंसा, हम कटियारे का बात कर रहे हैं, जबकि उसी वोट डाल के हमने उनको जिताए हैं और अभी कहता है कि वो वोटिंग वो गलत है। क्यों फिर इस बात? चलिए सवाल आ गया हमारे पास, एक सवाल आ गया कि जो वोट डाल के आज आपके विधायक बने हैं वो वोट फर्जी कैसे हो गया? यही सवाल है ना आपका? बात फर्जी की नहीं है। एक एक वोटर का 2 जगह नाम है। कुछ वोटर जो हैं वो मर गए, समझिए। अरे भैया पहले बोलने दीजिए ना। कुछ वोटर जो है वो मान लीजिए मर गए, क्या उसका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए? पहली बात। वैसे वोटर जो आज यहाँ हसनगंज में भी नाम है और कटिहार में भी नाम है, क्या उसका नाम रहना चाहिए? एक ही जगह नाम रहेगा, एक ही जगह रहेगा ना। तो एसआईआर होना चाहिए कि नहीं? 2003 में एसआईआर हुआ, 2003 में, आज 22 साल 20 साल होने चला, तो क्या ये पोथी टांग कर चलना उचित है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जितने वोटर हैं पूर्व के वो सब वोट दिए, ये मैं नहीं कह रहा। तो फिर विजय से जो 2 जगह उन्होंने अपना कटवाया है, उसका स्लिप भी इलेक्शन। तो ये गलती तो तेजस्वी जी से भी हुई ना? हाँ, तो क्यों आरोप बनाया गया? नहीं, आरोप तो उनको भी नोटिस गया है, विजय सिन्हा को भी नोटिस इलेक्शन कमीशन के द्वारा विजय सिन्हा को भी गया है, जैसे तेजस्वी को गया। अब हम लोग जुड़ते हैं, हमारे साथ किसान पार्टी के भी लोग हैं। किसानों को लेकर अभी आपको क्या लगता है कि क्या और बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए? क्योंकि किसान की बात, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है पूरे देश में जो किसान की बात करती नहीं है, लेकिन धरातल पे कुछ और दिखता है। बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे यहाँ प्यारे साथियों खड़े हैं, भोले भाले किसान खड़े हैं, मैं सबों का आदाब सलाम प्रणाम और जय किसान कहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यदि किसी का बगैर शिकायत किए हुए अपनी बात यदि कहूँ
तो शायद लगेगा कि यही छूट रहा था अब तक के राजनीति में। आज़ादी मिली और 75 साल 76 साल बीत गए और हर 5 साल पर चुनाव होता है, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन चुनाव के समय में नई नई बातें, नया नया भावधारा, जिससे हम में रोष पैदा हो, गुस्सा पैदा हो और हम गुस्से में वोट कर दें, यही व्यवस्था चली आ रही है। जिसके चलते जिसका नतीजा ये होता है कि हमारी जो ये जनता सामने खड़ी है, ये अपने जो इनकी जो समस्या है वो समस्या लुप्त हो जाता है और अपनी समस्या पर वो बात कर नहीं सकते। न हम नेता उनके पास जाते हैं, उनकी समस्या के बारे में पूछते हैं, न हमको वो पूछते हैं कि हमारी समस्या ये है, इस समस्या पर आप क्या करोगे, तब हम आपको वोट देंगे। ये चीज़ हमसे छूट जाता है। तो ये जो प्रक्रिया चली आ रही है, आज भी चली आ रही है। जैसे अभी आपने कहा किसी SIR के बारे में, तो ठीक है, यदि यह उचित कानून है तो इसको और पहले कर देना चाहिए। ठीक ऐसे मौके पर जहाँ के हम रोष पैदा कर सके, ये व्यवस्था बनी हुई है। कोई क्या कि हम भाई पलायन रोक देंगे तो सब बच्चों को काम दे देंगे। इलेक्शन जब 2 महीने बचेगा तब आप पलायन भी रोक देंगे और सबको काम भी दे देंगे, बदलाव कर देंगे, किसान को भी बहुत कुछ दे देंगे, बहुत कुछ दे देंगे। तो बदलाव एक शब्द है, क्या कंसेप्ट लेके आया है बदलाव, क्या क्या बदलाव करेंगे ये तो बताना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो किसानों को लेकर कुछ क्या आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? सबसे बड़ी आबादी किसानों की है देश में। 70% किसान हमारे देश में है, राज्य में और केंद्र में जो आंकड़ा है वो 70% की है। तो 70% के लिए आज़ादी के इतने दिनों बाद भी जो खेती का कानून है, खेती का कानून बना अपने देश में। कोई राजनीति खेती का नहीं है, ना राजनीति भी खेती का नहीं है। हम जल से बाढ़ से प्रभाव होते हैं, प्रकृति आपदा से बर्बाद होते हैं। उसके लिए कोई कानून बना कि तूफान आया, हमारा फसल दह गया, हमारा मवेशी दह गया, हमारा घर मंदिर उखड़ गया, उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। जब देश की सुरक्षा के लिए राफेल खरीदा जा सकता है तो क्या देश की आबादी के लिए हम कानून नहीं बना सकते? किसानों के लिए कानून नहीं बना सकते। तो चलिए, हमारे साथ भारत जागो जनता पार्टी से भी हैं और मैं उनके पास आने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, समय की पाबंदी होती है किसी कार्यक्रम को लेके। बहुत बड़ी खबर बनेगी तो भी कोई नहीं देखेंगे, आप ही लोग में से कोई नहीं, तो मैं सबके पास जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा इसको कवर करूं और सबसे सवाल लूंगा। यादव, हाँ, अब आप मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके सपोज कि आपकी शादी हो जी, हाँ, कितने बच्चे हैं? 1 बच्चे हैं मेरे। 1 बच्चे। मान के चलिए कि आपके 2 बच्चे हैं, एक CA है और एक 9वीं पास है। ठीक, सवाल समझिएगा। आपने उसको 5 करोड़ का कुछ दिया लेखा जोखा रखने के लिए, 2.5 करोड़ 9 साल के बच्चे, 9 क्लास जो पास है उसको दिया और एक जो CA है उसको दिया। विश्वास हिसाब का किस पर करेंगे? विश्वास हम करेंगे CA के ऊपर में। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।